सभी को गुड मॉर्निंग। मैं ऋषिकेश और आपकी दैनिक करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए करंट अफेयर्स का महत्व कितना ज़्यादा है। अगले 10-15 मिनट में हम आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए सीधी प्रासंगिक है। यहाँ आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, वीकली और मंथली रिवीजन, एमसीक्यूज और क्विज भी मिलेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट ऑफ द अफगानिस्तान? ए रशिया, बी अमेरिका, सी चाइना, डी इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रशिया। हाल ही में रशिया ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता दी। जब से तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया है, तब से दुनिया के ज़्यादातर देशों ने उन्हें मान्यता नहीं दी थी। लेकिन 2024 में रूस ने यह कदम उठाया और तालिबान के राजनयिकों को मान्यता देने के साथ-साथ आधिकारिक तौर पर उन्हें स्वीकार कर लिया है। अब तालिबान के प्रतिनिधि रूस में आधिकारिक राजदूत की तरह काम कर सकते हैं। इससे तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक मान्यता मिली है। यह कदम दुनिया के अन्य देशों के लिए भी एक संकेत हो सकता है कि भविष्य में वे भी मान्यता देने पर विचार करें। भारत, अमेरिका और चीन ने क्या किया है? भारत ने अब तक तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन मानवीय मदद भेजी है। अमेरिका तालिबान को आतंकवादी समूह मानता है और उनकी सरकार को मान्यता नहीं देता। चीन ने तालिबान से बातचीत तो की है, लेकिन अभी तक आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। रूस, रशिया पहला ऐसा देश है जिसने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता दी है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। Recently, Prime Minister Narendra Modi addressed the joint session of the Parliament of which country? A. Malawi, B. South Sudan, C. Burundi, D. Trinidad and Tobago। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में संयुक्त सत्र यानी कि जॉइंट सेशन को संबोधित किया है। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस देश की संसद में बोलते हुए सम्मान प्राप्त किया। यह संबोधन 3-4 जुलाई 2025 के दौरान हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी अपने 5 देशों के दौरे के हिस्से के रूप में त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा कर रहे थे। उन्होंने संबोधन में वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ देशों के लिए न्याय संगत भूमिका, महिला सशक्तिकरण, लोकतंत्र की साझी विरासत और भारत व तटस्थ राष्ट्रों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर बल दिया है। त्रिनिदाद और टोबैगो के सांसदों ने उन्हें आदर सम्मान देते हुए उनका स्वागत किया और उन्हें वहां ऑर्डर फॉर द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्राप्त किए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, how many countries are currently importing toys from India? A. 53 countries, B. 100 countries, C. 123 countries, D. 153 countries। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार भारत अब 153 देशों को खिलौनों निर्यात कर रहा है। यह आंकड़ा भारत के खिलौना उद्योग में हुई प्रगति को दर्शाता है। पहले भारत खिलौनों का बड़ा आयातक यानी कि इम्पोर्टर था, लेकिन अब मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं और घरेलू निर्माण यानी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के कारण भारत एक बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत से खिलौनों का निर्यात तेजी से बढ़ा है। 2014 के बाद से यह वृद्धि विशेष रूप से देखने को मिली है। गुणवत्ता, डिजाइन और सुरक्षा मानकों को सुधारने से विदेशी बाजारों में भारत के खिलौनों की मांग बढ़ी है। इसलिए भारत अब 153 देशों को खिलौना निर्यात कर रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, हु इज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स? इसका आंसर है पीयूष गोयल। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? ए पटना, बी श्रीनगर, सी पुणे, डी नागपुर।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की पहली बार आयोजन श्रीनगर के प्रसिद्ध डाल झील यानी कि डाल लेक में किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय जल खेल का पहला ऐसा आयोजन है जिसे अगस्त 2025 में श्रीनगर में 21 से 23 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। यह पहली खेल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगी जिसे डाल लेक श्रीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 5 जल खेल शामिल होंगे, जिसमें से है कायाकिंग एंड कानोइंग, सेकंड है रोइंग, थर्ड है वाटर स्कीइंग, फोर्थ है शिकारा रेस और डी है और पांचवा है ड्रैगन बोट। ठीक है, लगभग 400 से अधिक एथलीट्स भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भाग लेंगे। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस आयोजन की घोषणा की है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीनगर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द इंक्रीमेंटल ग्रोथ ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 2025? ए 2.5%, बी 4.3%, सी 5.6%, डी 6.7%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.7%। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि में भारत का योगदान लगभग 6.7% था। डेटा के अनुसार उस वर्ष दुनिया की अर्थव्यवस्था कुल 4,118 अरब यूएसडी बढ़ी, जिसमें भारत ने 297 अरब यूएसडी से योगदान दिया है। यह आंकड़ा आया कहां से है? यह आंकड़ा भारत के प्रमुख बैंक एसबीआई की एक रिपोर्ट से आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में जितनी भी वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुई, उसमें से 6.7% का योगदान केवल भारत ने किया है। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है एक साल में पूरी दुनिया के देशों की कुल जीडीपी में हुई बढ़ोतरी। इसमें हर देश अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से योगदान देता है। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक इंजन बन रहा है। यह योगदान चीन, अमेरिका जैसे बड़े देशों के बाद सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि भारत की नीतियां प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, सर्विस सेक्टर और ग्लोबल ग्रोथ को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। एसबीआई रिपोर्ट में एक और खास बात, एसबीआई रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत इस वृद्धि में से 11% योगदान केवल एसबीआई बैंक के द्वारा हुआ है। यानी एसबीआई भारत की आर्थिक ग्रोथ में एक बड़ा स्तंभ है। भारत ने 2025 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि में 6.7% का योगदान दिया है। यह आंकड़ा भारत की मजबूत और स्थिर आर्थिक नीति, निर्यात, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति को दर्शाता है। आने वाले वर्षों में भारत का यह योगदान और भी बढ़ने की संभावना है। ठीक है, तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। अभी देखते हैं स्टैटिक जीके। The famous Zaveri sisters are associated with which classical dance form? प्रसिद्ध जावेरी बहनों किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? ए ओडिसी, बी भरतनाट्यम, सी मणिपुरी, डी कथक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी। ये 4 बहनें हैं, नयना जवेरी, रंजना जवेरी, सुवर्णा जवेरी और दर्शना जवेरी। ये मुंबई में पैदा हुई, लेकिन उन्होंने मणिपुरी नृत्य, जो मणिपुर राज्य का पारंपरिक राष्ट्रीय नृत्य है, को सीखने और फैलाने का कार्य किया। इन्होंने मणिपुरी नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई है। यह नृत्य मुख्यतः भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं पर आधारित होता है। इसकी शैली नरम, लयबद्ध और भावनात्मक होती है, जिसमें हाथों और चेहरे के भावों का सुंदर उपयोग होता है। इसमें ढोलक, मंजीरा और संकीर्तन का प्रमुख स्थान है। जावेरी बहनों का योगदान भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अमूल्य है। उन्होंने मणिपुरी नृत्य को एक नई पहचान दिलाई है।
इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिपुरी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When did the nationalization of bank take place for the time first time? बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ? ए 1949, बी 1969, सी 1975, डी 1991। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1969। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज इन द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 68 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) में किया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्ति हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रैवल फास्टर? ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है? ए एयर, बी वाटर, सी सॉलिड, डी वैक्यूम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सॉलिड। साउंड को यात्रा करने के लिए कणों की आवश्यकता होती है, यानी वह केवल माध्यम मीडियम में ही यात्रा कर सकती है। जैसे हवा, पानी या ठोस अलग अलग माध्यमों में से ध्वनि की गति ठोस यानी कि सॉलिड में सबसे तेज, लिक्विड में मीडियम, गैस और एयर में सबसे धीमी और वैक्यूम में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ कण नहीं होते। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट टैक्स? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे हम जीएसटी भी कहते हैं, बी कस्टम ड्यूटी, सी इनकम टैक्स, डी सेल्स टैक्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वह कर होता है जिसे व्यक्ति सीधे सरकार को भुगतान करता है और जिसकी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाली जा सकती। इनकम टैक्स यानी कि आयकर विभाग, यह एक प्रत्यक्ष कर है। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख से अधिक कमाता है तो उसे अपनी आय पर सरकार को सीधा टैक्स देना होता है। इसे कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है जो इसे कमा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपने आज की महत्वपूर्ण खबरों को अच्छी तरह समझा होगा। याद रखिए, सफलता सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, यह हर रोज की मेहनत का नतीजा है। अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखने के लिए इन खबरों को दोहराते रहें और अपने नोट्स जरूर बनाएं। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए।